नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी को मानहानि वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। राहत क्या मिली? जो कन्विक्शन था, 2 साल की सज़ा जो मिली थी, उस सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ और किसी मुद्दे पर नहीं था, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का फैसला हो चाहे हाई कोर्ट का। सिर्फ एक मामले पर था कि अधिकतम सज़ा क्यों। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया कि इस मामले में अधिकतम सज़ा देने की ज़रूरत क्या थी। उसका कहना है कि अधिकतम सज़ा का मतलब है कि आप न केवल एक व्यक्ति को उसके जनप्रतिनिधित्व से हटा रहे हैं, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिना प्रतिनिधि के रखने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता मैक्सिमम पनिशमेंट का। लेकिन साथ में एक बहुत गंभीर बात कहा कि राहुल गांधी का जो बयान था वो बैड टेस्ट में था और सार्वजनिक जीवन में जो लोग बड़े पदों पर हैं उनको बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। ये राहुल गांधी के साथ दूसरी बार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। राफेल के मुद्दे पर वो बोलकर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग चुके हैं और ये मामला अब इस फैसले का मतलब क्या है? इस फैसले का मतलब ये नहीं कि ये केस ख़त्म हो गया। अब ये फिर ट्रायल कोर्ट में जाएगा, वहाँ सुनवाई होगी और सबूतों के आधार पर तय होगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट पहले ही उनको दोषी ठहरा चुका है। तो हाई कोर्ट तय करेगा कि उनको सज़ा कितनी मिलनी चाहिए। अब सज़ा के क्वांटम पर बात होगी। वो 1 दिन की हो सकती है, कोर्ट के उठने तक की हो सकती है, या 1 साल 11 महीने और 29 दिन की भी हो सकती है, यानी 2 साल से कम, जिसमें उनकी सांसदी न जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी जैसे ही लोकसभा सचिवालय में पहुंचेगी, उसके बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट से एक नोटिफिकेशन जारी होगा और राहुल गांधी फिर से लोकसभा सदस्य हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस बात की पूरी संभावना है कि लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आया है, उस पर राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से बोलने के लिए सदन में मौजूद रहेंगे। अब इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस को समझिए। पहली बात, सदस्यता जाने और उसके कारण जो है उनका सरकारी आवास जाने के कारण राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उनको बोलने से रोका जा रहा है, उनको सदन में जाने से रोका जा रहा है। वो सारा विक्टिम कार्ड हवा हो गया। पहला इसका असर ये हुआ। दूसरा क्या असर हुआ? दूसरा असर ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं सब बिक गई हैं इस सरकार के सामने, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और संस्था हो, वो नैरेटिव जो है उस पर बड़ी चोट लगी है। राहुल गांधी को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर रही है। जब भी सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो ये बताने की कोशिश होती है कि इस देश से जनतंत्र खत्म हो गया है। तो जनतंत्र खत्म हो गया है, न्यायपालिका जो है वो सरकार के वशीभूत हो गई है, ये नैरेटिव उड़ गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये नैरेटिव अभी बचा हुआ है कि जो उन्होंने बयान दिया था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, वो नैरेटिव अभी बचा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी ने कैंपेन चलाया, अभियान चलाया कि पिछड़े वर्गों के लोगों के खिलाफ ये बयान है। यानी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है। उस कैंपेन में बीजेपी की कोई कमी नहीं आने वाली है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इसको अपनी बहुत भारी विजय के रूप में पेश करेगी। संसद में जब पहुंचेंगे तो उनका स्वागत होगा, उससे पहले स्वागत होगा। राहुल गांधी अब चुनाव लड़ सकते हैं, उनके चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। आशंका थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी 2 साल की सज़ा को बरकरार रखता है तो 8 साल के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे, यानी 2 साल सज़ा काटेंगे, तब उसके बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने पर उनके प्रतिबंध रहेगा। तो वो जो आशंकाएं थीं वो सब दूर हो गई हैं। राहुल गांधी चुनाव के मैदान में होंगे। तो अब चुनाव के मैदान में होंगे तो क्या होगा? जो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल नहीं चाहते वो होगा। क्या नहीं चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि 2024 का लोकसभा चुनाव
मोदी बनाम राहुल गांधी हो। अब जो माहौल बनेगा, कांग्रेस में जिस तरह का नया उत्साह आएगा, एक आत्मविश्वास भी आएगा, उसके कारण जो है ये नैरेटिव बनना तय है। मोदी बनाम राहुल गांधी, चाहे कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे ना करे, गठबंधन उनको अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माने न माने, इस सब के बावजूद परसेप्शन के लेवल पर, धारणा के स्तर पर यही नैरेटिव बनेगा। ये लोकसभा का चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी है एक। लेकिन ये बातें तो मेरी नज़र में छोटी हैं। बड़ी बात जो हुई है इस फैसले से, विपक्ष के 3 नेताओं के घर पर मातम होगा। ये आप मानकर चलिए। तो कहीं खुशी और कहीं गम। तो खुशी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी में। और खुशी कहाँ है? बीजेपी में भी होगी, एक अलग तरह की खुशी, कि जो हमारा टारगेट था, जिसको पंचिंग बैग बनाकर हम जो है अपनी बात कहते थे, हमला करते थे, वो फिर से वापस आ गया। तो राहुल गांधी फिर से केंद्र में आ गए हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अगर वो विक्टिम कार्ड खेलते रहते तो अननोन फैक्टर होता कि उसका उनको लाभ मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि कोई सहानुभूति मिल रही है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो 3 नेता कौन है? पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उनकी सारी महत्वाकांक्षा, सारी राजनीति इस समय इस बात पर टिकी है कि वो किसी भी तरह से जो विपक्षी गठबंधन बना है INDIA, उसके संयोजक बन जाएं या अध्यक्ष बन जाएं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में विपक्ष के पेश किया जाए उनका नाम। इसके लिए वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उनके अखिलेश यादव से बातचीत चल रही है। वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी के लोग पिछले 2-3 महीने से वहाँ एक के बाद एक सर्वे कर रहे हैं। ये पता लगाने के लिए, फूलपुर को माना जाता है कि वो कुर्मी बहुल जो है चुनाव क्षेत्र है, इसलिए जो है नीतीश कुमार वहाँ से लड़ना चाहते हैं। वैसे उनकी पहली पसंद मिर्ज़ापुर थी, लेकिन मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल वहाँ से सांसद हैं, तो उसका मैसेज गलत जाता और खतरा भी होता। हालांकि फूलपुर में भी खतरा कम नहीं है, पूरा है। और सुशील मोदी की बात माने तो उनका, वो चाहे बिहार से लड़े चाहे उत्तर प्रदेश से, उनकी ज़मानत जब्त होना तय है। तो नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बुरी खबर है कि राहुल गांधी फिर से सेंटर स्टेज पर आ गए विपक्षी राजनीति के। तो इसका नुकसान जो है उनको सीधा सीधा होने वाला है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको लग रहा था कि राहुल गांधी नाम का जो कांटा था उनके सामने, वो दूर हो गया है। इसलिए आप देखिए कि जब से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस के प्रति थोड़ा सॉफ्ट हो गई हैं। उनको लगता है कि अब जो है कांग्रेस से बातचीत हो सकती है, सौदेबाजी हो सकती है। अब कांग्रेस के पास अपनी ओर से प्रोजेक्ट करने के लिए कोई ऐसा नेता है नहीं, क्योंकि गांधी परिवार कभी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस से गांधी परिवार के अलावा किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। भले ही वो विपक्ष के पास चला जाए पद, लेकिन गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस मामले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है। तो इसलिए ममता बनर्जी जो उम्मीद लगा कर बैठी थी, आपने जो पटना में और बेंगलुरु की बैठक में उनका रवैया देखा था, अब वो रवैया बदलेगा। मुंबई पहुंचते पहुंचते उनका रवैया थोड़ा पहले से अलग होगा। हालांकि एकदम से वो कोई फैसला लेने वाली नहीं है, वो धीरे धीरे लटका कर ले जाएंगी चुनाव के ठीक पहले तक। उनको मालूम है कि उनको CPM से किसी भी हालत में समझौता नहीं करना है, जो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि CPM और कांग्रेस दोनों से समझौता हो, क्योंकि कांग्रेस और CPM का समझौता है। उधर CPM भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह चुकी है कि वो ममता बनर्जी से कोई समझौता नहीं करेगी। तो ये पेंच यहाँ फंसा हुआ है। तीसरा उम्मीदवार पहले से घायल पड़ा है, शरद पवार। उनको लग रहा था कि अगर उनकी ताकत वैसी ही बनी रहती, अगर भतीजे ने पार्टी न तोड़ी होती, तो निश्चित रूप से अपने को जो गठबंधन बना है उसके अध्यक्ष के रूप में देख रहे थे। सबसे अनुभवी नेता होने के कारण, पूर्व कांग्रेसी होने के कारण और सबके लिए स्वीकार्य होने के कारण उनको उम्मीद थी कि
उनकी पूछ बढ़ेगी गठबंधन में, लेकिन उनकी पूछ तो पहले ही, जैसे ही उनकी पार्टी टूटी उसके बाद ख़त्म हो गई। तो ये तीनों नेता जो है अब बैकफुट पर है। अब पूरा गठबंधन, देखिए एक बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, 2024 तक लगातार कहूँगा कि किसी भी विपक्षी गठबंधन में जब कांग्रेस के मजबूत होने, ताकतवर होने, या फिर कांग्रेस को ये एहसास होने लगेगा कि वो ताकतवर हो रही है या उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है, जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी है। कांग्रेस ज़्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में होगी। अब राहुल गांधी के आने के बाद से वो दावा करेगी कि हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारा जनाधार बढ़ रहा है। और इसमें जो है, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजों के बाद और ज़्यादा, अगर कांग्रेस को उसमें अच्छी सफलता मिलती है तो कांग्रेस और बढ़ चढ़ कर सामने आएगी। लेकिन अगर इन 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार जाती है तो उसको फिर से बैकफुट पर आना पड़ेगा। तो इस गठबंधन में तय अभी ये होना है कि चलेगी किसकी, कांग्रेस की या जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी। जो क्षत्रप हैं वो अपने अपने राज्य में अपनी चलाना चाहते हैं, वहाँ वो कांग्रेस के लिए ग्राउंड कंसीड करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि इनसे गठबंधन से हमारा फ़ायदा है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में, लोकसभा में जो बात कह दी उससे थोड़ा और शंका पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए आप लोग सब कुछ कर रहे हैं। विपक्ष को कहा कि इतने दिन से संसद चलने नहीं दी, कहा जब तक प्रधानमंत्री का बयान नहीं होता संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। आज आप ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? गठबंधन बचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन ये जान लीजिए कि जैसे ही ये बिल पास होगा अरविंद केजरीवाल आपको छोड़कर चले जाएंगे, वो आपके साथ नहीं रहने वाले। अब उन्होंने, मतलब ये इसमें सच्चाई हो ना हो, कोई जानता नहीं कि अरविंद केजरीवाल सचमुच चले जाएंगे या बने रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर एक शक का बीज जो है वो अमित शाह ने बो दिया है विपक्षी खेमे में। तो अब 2 ऐसे लोग हो गए हैं जिनको लेकर जिनकी वफादारी संदिग्ध हो गई है। एक शरद पवार पहले से, और दूसरा अरविंद केजरीवाल। ये 2 लोग कब किधर जाएंगे किसी को पता नहीं है। उसके अलावा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, इनके बारे में भी आप आखिरी मिनट तक निश्चय पूर्वक कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर बचता क्या है? कुल मिलाकर बचता है यूपीए, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो 2004 में बना था। और उसमें जितनी पार्टियां बची हैं कांग्रेस के साथ, उन्हीं के बीच में अलायंस तय मानकर चलिए। उसमें भी समस्या सीटों के बंटवारे की आएगी, लेकिन वो मुंबई में पता चलेगा कि सीटों के बंटवारे में क्या समस्या आ रही है। अभी तो समस्या साथ रहने को लेकर कि 2024 तक कौन साथ निभाएगा, कौन साथ रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसे समय में आया है जिसने सारा समीकरण बिगाड़ दिया है। जो समीकरण लग रहा था कि सब कुछ सेटल हो रहा है, अपनी जगह पे सब कुछ जो है व्यवस्थित हो रहा है, अचानक अव्यवस्था हो गई। अचानक अव्यवस्था इसलिए हो गई कि कांग्रेस एकदम से जो है आक्रामक रुख में आ गई। अब अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्य वक्ता विपक्ष की ओर से राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी जो बोलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वही मुख्य रूप से खबर बनेगी। बाकी विपक्षी दलों की भूमिका वो पृष्ठभूमि में चली गई। उनकी उस तरह से पूछ नहीं होगी या उनकी बात का वो महत्व नहीं होगा जो विपक्ष में राहुल गांधी की बात का होगा। और कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस इसके जरिए राहुल गांधी को और बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो उसका विक्टिम कार्ड भले चला गया हो, अब उसका विजयी कार्ड आ गया है। अब दोनों स्थितियों में कांग्रेस को लग रहा था, अब इस स्थिति में खास तौर से, कि उसको इसका फ़ायदा होगा। कितना होगा ये अभी विधानसभा चुनाव बताएंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव में। लेकिन ज़मीन पर कुछ बदल रहा हो, ज़मीन पर इससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा हो, ऐसा कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इनके नतीजों का इंतज़ार कीजिए।
उसके बाद राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, राष्ट्रीय जो तस्वीर है चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तब तक इंतज़ार करते हैं हम सभी लोग। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।